अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 6 हमारा लेक्चर 2 है। आज एंजाइम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कल हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा, आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। 1787 में जर्मन बायोलॉजिस्ट था विल्हेल्म कोह ने, उसने बेसिकली ये जो एंजाइम की टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद इसकी फर्दर स्टडीज इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने की, बायोलॉजिस्ट ने की, और फिर इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने एंजाइम की कुछ खसूसियात बताई कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक एक एंजाइम में होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जैसे आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स मिले तो वो प्रोटीन बनाते हैं। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की भी फॉर्म होती हैं, कुछ सिंपल प्रोटीन होती हैं जिनको हम प्राइमरी प्रोटीन्स कहते हैं, कुछ सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं, कुछ टर्शरी प्रोटीन्स होती हैं, और कुछ टर्शरी प्रोटीन से भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं, बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कहते हैं, जिनमें बहुत सारे अमीनो एसिड चेन्स में मिले होते हैं और वो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है एंजाइम। सेकंड इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एंजाइम रिएक्शन आर मिलियन टाइम्स फास्टर देन दोज अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कि एक हमारे पास रिएक्शन है जिसमें एंजाइम हेल्प कर रहे हैं, दूसरी साइड पर रिएक्शन है जिसमें जो एंजाइम के बगैर चल रहा है। तो जो रिएक्शन जिसमें एंजाइम हेल्प कर रहे हैं वो रिएक्शन मिलियन टाइम्स फास्टर होता है देन द अदर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कल बात की थी कि एंजाइम किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को तेज करते हैं। कैसे तेज करते हैं? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके उस रिएक्शन की जो स्टार्टिंग एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को करने के लिए उसको लो करके जो है वो एंजाइम्स रिएक्शन स्पीड अप करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। कि एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक मतलब ये कि हर एक चीज को डाइजेस्ट करने के लिए उसका एंजाइम होगा। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम है, अब स्टार्च को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए एमाइलेज एंजाइम है। अब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज नहीं यूज कर सकते, या हमने स्टार्च को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हम पेप्सिन एंजाइम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। हर सबस्ट्रेट का अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट और एंजाइम की स्पेसिफिक शेप होती है, एक जैसी शेप होती है। वो इसमें आके लगता है, इसमें फिट हो जाता है और फिर रिएक्शन तेज होता है। अब शेप चेंज होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। सेकंड है पूरा का पूरे एंजाइम, हम के ये पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। एंजाइम का जस्ट एक छोटा सा पोर्शन होता है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट ने लगना है। उस स्मॉल पोर्शन को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट जो स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम का जिसने रिएक्शन में हेल्प करना है, जो रिएक्शन जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट ने लगना है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसके बाद ये है कि एंजाइम्स की अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम चाह रहे हैं कि एंजाइम की जो प्रोडक्शन है वो तेज हो या वो कम हो, तो उसके लिए भी उसको भी हम हमारे कंट्रोल में है। हम एंजाइम की प्रोडक्शन को इनहिबिट भी कर सकते हैं और उसको तेज भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक्टिवेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम की प्रोडक्शन को तेज करते हैं, और इनहिबिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो जब एंजाइम की जरूरत नहीं होती तो उस एंजाइम की प्रोडक्शन को रोकते हैं। जैसे हमारे स्टमक में अब जब पेप्सिन फूड आएगी उसमें प्रोटीन आना है, तो प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको जो स्टमक का पेप्सिन एंजाइम है उसने उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। अब जब फूड ने स्टमक में नहीं आना, जब प्रोटीन फूड के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, तो ना स्टमक के अंदर HCl जो है वो सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन होगा स्टमक के अंदर, ये रिलीज होगा और ये उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा कि वो एंजाइम अभी प्रोड्यूस ना हो, पेप्सिन एंजाइम अभी ना बने, अभी वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में ही रहे, तो फिर वो उसको इनहिबिट करेगा। लेकिन जब प्रोटीन हमारे स्टमक में आ जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना है,
तो फिर उसके लिए HCl हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस एंजाइम को पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है कि एंजाइम जो है उनको कुछ एंजाइम्स है जो खुद बहुत काम करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स है जिनको काम करने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। अगर तो जैसे ये है कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, अब यहाँ भी आके अटैच होना है। अब एंजाइम बहुत बड़ा था, अब एक्टिव साइट तो छोटी सी है, अब यहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है, तो फिर इस एक्टिव साइट को हेल्प कर रहा है ये कोफैक्टर। ये आके लगेगा और ये एक्टिव साइट एंजाइम की बढ़ जाएगी, इसमें इजीली आके सबस्ट्रेट लग जाएगा, रिएक्शन होगा और कोफैक्टर दोबारा उतर जाएगा। अगर तो ये कोफैक्टर स्ट्रांगली अटैच है उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं है, लूजली अटैच है, उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। अब लास्ट प्रॉपर्टी है बस कि एंजाइम जो है बहुत सारे एंजाइम्स हैं तो वो वर्कआउट करते हैं इकट्ठे और एक मेटाबॉलिक पाथवे बना लेते हैं। जैसे कि हमारे जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होना होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और साथ हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। अब ये ऐसे एक रिएक्शन सिंपल नहीं हो रहा, इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन है कि पहले ग्लूकोज की एक और स्ट्रक्चर में चेंज होगा, उसमें एंजाइम हेल्प करेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, फिर एक और स्ट्रक्चर में चेंज होगा, उसमें एक और एंजाइम आएगा, फिर और अब बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इकट्ठे काम कर रहे हैं। एक एंजाइम ने काम किया, एक प्रोडक्ट बनाया, फिर उस पे अगले एंजाइम ने काम किया, फिर दूसरा प्रोडक्ट, फिर तीसरा, और जब ये बना देते हैं तो पूरा जो पाथवे बनता है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, कि जिसमें एक चीज टूट रही है या बन रही है। ये एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल हम इसके एंजाइम के यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।